टू माई शोर के 11वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फन के बंगले के बाहर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से व्यू नीचे उतरता है और उसे अंदर आते हुए देखकर फन को भी खुशी होती है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि व्यू उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख देता है ताकि वो फन से कहता है कि इस व्यू पर साइन करो और फन उसे कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। लेकिन तभी व्यू उसे कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि, लेकिन तभी फन गुस्से से वो कॉन्ट्रैक्ट फेंक देता है और व्यू से कहता है कि वो उसके साथ इस रिश्ते में नहीं बनना चाहता। लेकिन तभी व्यू उसे टिकी निगाहों से देखता है और उसे कहता है कि फिर हमारा रिश्ता क्या है। रागी वो फान को ताना मारते हुए कहता है क्या तुम अभी मेरे साथ मुफ्त में सोना चाहते हो क्या। लेकिन तभी फान उसे गुस्से से रोक देता है और उसे कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि जैसे पहले हम रहते थे वैसे ही रहे। रागी भी उसे ताना मारते हुए फिर से कहता है कि वैसे तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी उस समय में वापस चला जाऊँ जहाँ पर मैं तुम्हें नहीं मिला था। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि तुम मुझे सजा दे सकते हो। लेकिन आगे वो उससे कहता है कि तुम अपने आप का ही अपमान कर रहे हो ये कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन तभी भी उसे कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि हमारे साथ जो भी चीजें हो आगे से वो सब क्लियर हो पूरी तरीके से प्रोफेशनल तौर पे। इरफान उससे कहता है कि ठीक है फिर मैं इस पे साइन कर देता हूँ, नहीं चाहते हो तो ठीक है। और इरफान उस पेपर पर साइन करने जाता है लेकिन तभी वो उसका हाथ रोक देता है। इरफान उससे कहता है कि तुम यही चाहते हो ना कि तुम मेरे शुगर डैडी बनो, ठीक है। लेकिन फिर उसे कहता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें मेंटेन कर पाऊँ। लेकिन इरफान उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें बस मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए खाना पकाओ। लेकिन तभी भी उसे जोर से धक्का दे देता है और उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारा शुगर डैडी हो तो मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर देखने लगते हैं। इरफान उससे कहता है कि ठीक है मुझे ऐसा तो मंजूर है और वो उस पेपर के ऊपर साइन कर देता है। आगे हम देखते हैं कि व्यू उसके ऊपर उसे से देखता है और उसके कपबोर्ड के ऊपर रखा हुआ मास्क को निकाल देता है। और फान भी उसे देखे जा रहा था लेकिन तभी व्यू से कहता है कि यहाँ पर आओ। और फान व्यू के करीब आ जाता है और फान उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। लेकिन तभी व्यू उससे कहता है कि अपनी घुटने के बल बैठ जाओ। और फान अपनी घुटने के बल बैठ जाता है और फान की नजरें व्यू पर अट जाती है। लेकिन तभी वो देखता है कि व्यू उसके करीब आकर उसके कंधे को छूने लगता है। लेकिन तभी वो जोर से उसके मुंह को पकड़ लेता है। आगे व्यू फान से कहता है कि ये बहुत बढ़िया है। लेकिन तभी वो फान को ताना मारते हुए ये भी कहता है कि बस तुम्हारा चेहरा ही अजीब है जिसको लेकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है जब भी मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर देखता हूँ। और आगे व्यू फान से कहता है कि मैंने ये मुखौटा छुट्टियों में लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अनोखा लग रहा था मुझे। लेकिन आगे वो फान से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुखौटा शापित निकलेगा। आगे वो से कहता है कि जब से ये मैंने मुखौटा लिया है तो मेरे पीछे पड़ गए हो, तुम जैसा राक्षस बिल्कुल मेरे ऊपर चिपक गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्यू उस मुखौटे को फेंक देता है। आगे वो फान से कहता है कि ये मुखौटा तुम पर जचेगा, इसे उठाओ और इसे पहन लो। और फान भी उस मुखौटे को ले लेता है और इसे पहन लेता है अपने सिर के ऊपर और व्यू को देखने लगता है। लेकिन तभी वो खड़ा भी हो जाता है और व्यू को पकड़ लेता है और उसे उस कपबोर्ड की तरफ खींच देता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी वो उसे गुस्से से अपने आप से दूर कर देता है। इरफान उसे कहता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैंने अभी वो सब नहीं किया जो तुमने मुझसे कहा था। और वो भी उसे गुस्से से कहता है कि तुमने मेरी अच्छी से सेवा की है, अब जाओ बिस्तर पर जाओ और मेरा इंतजार करो। और आगे हम देखते हैं कि इरफान वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो मास्क निकाल देता है और अपने मन में यही कहता है कि अब व्यू मेरे पास वापस आ गया है, लेकिन फिर भी मुझे घबराहट क्यों हो रही है। और वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्यू इमोशनल भी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि इरफान बेड के ऊपर बैठा हुआ था जहाँ पर उसकी साइड में ही वो मास्क रखा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर व्यू आ जाता है और उसे देखने के बाद फान उससे कहता है क्या मैं ये मास्क फिर से पहन लूँ। लेकिन फान उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं पहन सकता हूँ। लेकिन व्यू उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मास्क पहनो या ना पहनो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा चेहरा वैसा ही है। और फान उसे ताना मारते हुए कहता है कि फिर मेरे कपड़े, या तो मुझे बिना कपड़ों के नहीं दिखना चाहते या फिर मैं इसे खुद करूँ। व्यू फिर से कहता है कि ठीक है अपने आप ही करो। और आगे हम देखते हैं कि फान जल्दी से उठ जाता है और व्यू की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपना शर्ट भी निकाल देता है और व्यू भी उसे देखता रहता है। लेकिन तभी वो अपना बेल्ट भी निकाल देता है और व्यू भी उसकी चेस्ट के ऊपर अपना हाथ घुमाने लगता है। और उसकी चेस्ट को छूते हुए व्यू को भी याद आता है कि कैसे वो पहली बार उसके साथ इंटीमेट हुआ था। लेकिन तभी उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसे किस करने के लिए उसे अपने करीब खींचता है। लेकिन फिर से वो उसे दूर कर देता है। आगे हम देखते हैं कि वो फान को ताना मारते हुए कहता है कि मैं अब तुमसे बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं हूँ, तुमने मुझे बीमार कर दिया है फान। लेकिन तभी जब व्यू वहाँ से जाने लगता है फान उसे जोर से बेड के ऊपर पटक देता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। और फान उसे कहता है कि तुम मेरी शुगर डैडी हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। और आगे फान उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें कैसे खुश करता हूँ। और वो जोर से फान के ऊपर चिल्लाने लगता है कि मेरे ऊपर से उतर कर। लेकिन फान उसके गले के ऊपर किस करता रहता है जोर से। ताकि हम देखते हैं कि फान उसके हाथों को भी बहुत ही जोर से पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्यू इमोशनल हो जाता है और फान भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो व्यू, अब मेरी गलती है, मैं एक पापी हूँ। और व्यू भी रोते हुए उसे कहता है कि मैं थक गया हूँ, चलो इसे खत्म करते हैं। लेकिन उसे वैसे देखते हुए फान भी उसके बारे में सोचने लगता है और ये कहता है कि वो हम वैसे नहीं देख रहे जैसे पहले थे।
रागिब फानो से कहता है कि व्यू तुम रो क्यों रहे हो, लेकिन तभी वो उसे गुस्से से अपने आप से दूर कर देता है और वहां से चला जाता है। फान भी उसकी तरफ देखता रहता है और आगे हम देखते हैं कि रात को फान उसके साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है, लेकिन तभी व्यू उठकर चला जाता है। लेकिन फान उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और व्यू उसे कहता है कि मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ, लेकिन तभी फान उसे रोक देता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि फान आधी रात को उठ जाता है और व्यू उसके करीब नहीं था, और वह आकर देखता है तो वो गेस्ट रूम में सो रहा था। और आगे फान फिर से उसे अपने कमरे में लेकर आता है, लेकिन फान को घुमा देकर व्यू फिर से बाहर आ जाता है। लेकिन वह दिखता है फान ने गेस्ट हाउस को लॉक कर दिया था और वो बाहर सोफे के ऊपर ही बैठ जाता है। और आगे हम देखते हैं कि अगली रात को भी फान उसके साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है, लेकिन तभी फिर से वो वहां से चला जाता है उसे छोड़कर। लेकिन तभी अगली सुबह फान उसे देखता है कि वो बालकनी में खड़े रहकर स्मोक कर रहा था, और फान अपने मन में यही सोचता है कि पहले वो मुझसे कहता था कि स्मोक करने के बाद आ जाऊंगा वापस तुम्हारे पास। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इमोशनल था और वो भी पाप देख लेता है कि फान उसे देख रहा था पीछे से। और आगे हम देखते हैं कि वो मंत्री के बेटे के साथ पार्टी में था और वो उसे नशा करने से दूर रख रहा था, और ये भी कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए पूरी शराब पी जाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद वे उसे उसकी कार के पास भी छोड़ देता है, और गाड़ी में बैठने के बाद वो मंत्री का बेटा उसे कहता है कि हाँ कल मिलते हैं, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फान वहां पर आ जाता है और वे उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर से ले जाने के लिए आया हूँ, चलो घर चलते हैं। लेकिन वे उसे ताना मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था यहाँ पर आने के लिए, और फान उसे कहता है कि मैं यही पास के रेस्टोरेंट में ही खाना खा रहा था, जानबूझकर यहाँ पर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। वैसे भी हम एक ही जगह पर तो जा रहे हैं, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। और वे उसे कहता है कि ठीक है कार लेकर आओ। लेकिन तभी वो देखता है कि वो मंत्री का बेटा फिर से कार लेकर वहां पर आ जाता है, और वो व्यू का हाथ पकड़ लेता है, और वो मंत्री का बेटा भी उन दोनों को वैसे देते में देख लेता है। और आगे वो व्यू को ताना मारता है कि मुझे काम में तो बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे रिलेशनशिप की वजह से, और अगली सुबह मुझे जानकारी चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन तभी उस मंत्री की बातें सुनने के बाद फान भी इरिटेट हो जाता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसे ताना भी मारता है, और मंत्री का बेटा भी वहां से चला जाता है फान की बातें सुनने के बाद। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फिर से इमोशनल हो जाता है और फान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे काम में कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो उसे अपने हाथ से निकाल देता है, और फान उसे कहता है मुझे मंत्री का बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आगे फान उसे कहता है कि आखिर तुम इन लोगों के साथ काम क्यों कर रहे हो, तो मेरे पास काम करने के लिए क्यों नहीं आते। और आगे फान उसे रिक्वेस्ट करने लगता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरे साथ काम करके मेरी मदद करने की कोशिश करो। और वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन तभी वो उसे ताना मारते हुए ये भी कहता है कि मैं उस मंत्री के बेटे के साथ एक अच्छी कंपनी बनाऊंगा जिससे तुम्हारी कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन फान भी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसके करीब आकर उससे कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं मेरी सारी कंपनी तुम्हारी नाम में कर दूंगा। आगे हम देखते हैं कि फान उसके गाल के ऊपर किस कर देता है। लेकिन तभी भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि अगर तुमने हमारी कंपनी को मेरे नाम भी कर दिया, लेकिन फिर भी ऑर्डर से तुम्हारे ही रहेंगे, फिर सभी चीजों को तुम ही एडिट करते हो। और उसके ऊपर गुस्सा करने के बाद व्यू से चला जाता है। फान को भी उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह व्यू उसी लड़के के साथ बैठा हुआ था जिसके साथ वो काम करने वाला था। लेकिन तभी वो उसकी फाइल देखकर उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो अपनी काम में, लेकिन मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहूंगा कि कल रात को वो लड़का तुम्हारे साथ था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लेकिन वो उस लड़के से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने पर्सनल चीज़ों के बारे में काम किया पर डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन तभी वो लड़का उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बॉस हूँ, तुम्हें मेरे साथ इस तरीके से बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं तुमसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। लेकिन तभी आगे वो लड़का उसे एक भी कहता है कि मैंने उस लड़के के बारे में बिल्कुल भी छानबीन किया था कल रात को जब मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया था। और आगे वो उसके भाई का वीडियो भी उसे दिखा देता है कि कैसे वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर वो भी उसके साथ था। वो वीडियो व्यू को दिखाने के बाद वो लड़का उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुम किसी रिलेशनशिप में हो उसके साथ। और आगे वो सही भी कहता है कि मैंने अनुमान लगा लिया था कल रात को ही कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी अंदर आती है और उसे कॉफी देती है, लेकिन वो लड़का उसे गुस्सा करता है और उससे कहता है कि मेरे सामने एक और आदमी बैठा हुआ है, तुम एक ही कप कॉफी लेकर आई। और आगे वो उस लड़की को और भी ज्यादा ह्यूमिलेट करने लगता है व्यू के सामने। लेकिन तभी उस लड़की के जाने के बाद वो व्यू से कहता है तो हम कहाँ पर थे, हाँ उस फान के बारे में बातचीत कर रहे थे, पर रात उसने मुझसे काफी ज्यादा बदतमीजी की और मेरा मजाक भी उड़ाया और मेरी योग्यता पर सवाल भी उठाया था उसने, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन तभी वो उसकी बातों को रोकते हुए उससे कहता है कि वो बस एक भारी पल था, अब इसे ज्यादा न सोचे। लेकिन तभी वो लड़का फिर से कहता है कि तुम मुझे नहीं पूछोगे कि मैं इसे कैसे सुधारूंगा, और वह उससे कहता है कि कैसे। और वो लड़का उसे बताने लगता है कि फांजियो और मैं बिल्कुल ही एक जैसे है और हम दोनों का जोड़ने का एक ही तरीका है तुम। लेकिन तभी वह उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और वो लड़का उससे कहता है कि तुम मतलब अगर मैं उससे तुम्हें चुरा लूँ तो। आगे वो उससे ये भी कहता है कि अगर मैं उसे तुमसे चुरा लूँ तो जीत नहीं जाऊंगा क्या उससे। और उसकी बातें सुनने के बाद भी उससे कहता है कि
इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो? आगे वो उससे कहता है कि सब बातें मेरे लिए काफी ज्यादा बकवास है और उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ बात करने के लिए कोई और चीज नहीं है। और वे उठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़का उसे कहता है कि वे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सच में। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद वे उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि बच्चे तुम्हारे साथ खेलने के लिए किसी को तुम्हारे साथ घर पर टाइम नहीं है क्या? लेकिन तभी वो लड़का उठ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ सीधे तौर पर। और वो उसे कहता है कि एक मैं भी क्या हूँ, तो मैं और तुम बिल्कुल ही एक जैसे है। और आगे वो उसे कहता है कि दो कि तुम बहुत ही ज्यादा कठोर हो, ये चीज मुझे पसंद आई। और आगे वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी हूँ और मुझे वैसे भी शरीर का कांटेक्ट अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। और आगे वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो कल रात को उस लड़की ने जो मुझे चढ़ाया था वो हमेशा के लिए इस बात को नहीं भूलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। और आगे वो अपना हाथ बढ़ा देता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरा प्रेमी बन जाओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ उससे तुम्हारा पीछा छुड़ाने में। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि किन मैं तुम्हारे साथ एक खेल नहीं खेलना चाहता। और आगे वो उससे कहता है कि मेरी जिंदगी में पहले से बहुत सारे पागल लोग बैठे हुए हैं, इसलिए ये मत समझना कि मैं तुम्हारे प्लान में आ जाऊंगा इतनी आसानी से। और आगे वो उससे कहता है कि अगर उसे फांजो इतना ही ज्यादा पसंद आया है तो वो उसका पीछा करे और फिर उसे जीत लो। और वो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी उसे फान का कॉल आ जाता है और उसे कहता है कि आज फ्राइडे है तो तुम्हें आज रात भी ऑफिस में डिनर करना है क्या? लेकिन वो उसे कहता है कि क्यों? और फान उसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन तभी आगे फानू से कहता है कि हाल ही में मैंने नोटिस किया है कि तुम काफी ज्यादा देर तक डिनर करते हो बाहर, अगर आज तुम फ्री हो तो जल्दी घर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए सीप बना कर रखूंगा और हम दोनों वीकेंड भी यहीं पर बिताएंगे। और वो उसे बोलता है कि ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके घर के सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर फान आ जाता है और उसे ड्रिंक दे देता है और उसे कहता है कि मैंने वैसे ही ड्रिंक बनाई है जैसे तुम्हें पसंद है। और ड्रिंक पीने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें पसंद आया और वो भी कहता है कि हाँ अच्छा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फान उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दूर हो जाता है। लेकिन तभी फान को उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में से ग्लास नीचे रख देता है और जल्दी से ताकि हम देखते हैं कि वो जल्दी से व्यू के ऊपर बैठ जाता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी पर फोन आ जाता है किसी का। लेकिन तभी व्यू उसका फोन उठा देता है और उसे कहता है कि तुम्हारा फोन आया है और मुझे लगता है कि किसी गुंडे का है क्योंकि तुम्हारी तरह। और फान अपना कॉल उठा देता है और ऊपर से उसका आदमी उसे बताता है कि मैं कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फान उसे कहता है कि क्या हुआ? उसका आदमी उसे कहता है कि हमारा पूरा नेटवर्क हैक हो गया है। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद वो भी उसके ऊपर ताना मारते हुए से कहता है कि धीरे से काम लो वरना तुमने जो अपनी छवि बनाई है वो सब बर्बाद हो जाएगी। और फान उसे कहता है कि खाना खाने के साथ तुम्हारी बात चला जाऊंगा। लेकिन वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। वो वहां से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि फान उसके बाइक के साथ उसकी कंपनी में देखे जा रहा था कि आखिर किसने उनका सिस्टम हैक कर दिया। और उसका छोटा भाई भी उसे कहता है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। लेकिन तभी उससे ताना मारते हुए उसका छोटा भाई कहता है कि मुझे पता है कि किसने किया, व्यू आखिर तुमने उसके साथ जो किया उसके बाद वही कर सकता है। लेकिन तभी फान उसकी बात सुनने के बाद उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, वहां से जाने लगता है। लेकिन उसके भाई उससे ये कहता रहता है कि मैं बस एक तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही फान कंपनी से बाहर जा रहा था अपनी गाड़ी से, वही मंत्री का बेटा वहां से उसके सामने आ जाता है। फान भी उसे बेवकूफ बोल देता है और आगे वो सीधी की बातें भी बोलने लगता है। लेकिन तभी मंत्री का बेटा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पुलिस के साथ देखा, क्या तुम मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ? फान उससे कहता है कि बुरा आदमी, और वो उसे कहता है कि हाँ। लेकिन तभी फान उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसकी गाड़ी के ऊपर हरामी लिख देता है। और आगे फान उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का इतना भी समय नहीं है, दोबारा मुझे परेशान करने की हिम्मत मत करना। और आगे हम देखते हैं कि फान पार्किंग में व्यू का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी वो लड़कियों की बातें सुनता है कि कैसे मंत्री का बेटा व्यू को अपना नया सेक्रेटरी बनाना चाहता है। तभी वो भी वहाँ पर आ जाता है और फान उसे कहता है कि तुम उसे कहाँ पर मिल रहे हो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। लेकिन तभी वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है क्या मुझे अभी तुम्हें मेरा सब कुछ टाइम टेबल देना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। और फान उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे इंतजार करूंगा अगर रात को पीने के लिए तुम्हें कोई ड्रिंक चाहिए हो तो। लेकिन वो उसके ऊपर गुस्सा होते हुए वहां से चला जाता है और फान उसे कहता है कि आराम से जाना। और आगे हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था। लेकिन तभी उसे मंत्री के बेटे के ऑफिस से मैसेज आता है कि उसका रेजिग्नेशन लेटर उसे अमान्य किया गया है। और वो मैसेज पढ़ने के बाद को खुशी होती है और वो ड्रिंक करने लगता है, जिसके बाद उसके फ्रेंड्स भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी उसके फोन पर उसे और एक मैसेज आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि फान अंदर एंटर करता है और वो आदमी भी उनको उससे इंट्रोड्यूस कराता है। और वो के दोस्त भी फान को उनके साथ डिनर करने के लिए इंटर करते हैं। और वो भी आकर फान की तरफ गुस्से से देखने लगता है जो उसके साथ ही बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे ऑफर करता है कि वो उसके साथ काम कर सकता है। उसके बाकी दोस्त भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी फान को
उसके दोस्त के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो उसे मिलेट करने लगता है अपनी बातों से। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि तुम कहीं पर नहीं जा रहे हो और उसके दोस्त को भी फन के ऊपर गुस्सा आ जाता है। और आगे हम देखते हैं कि उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं डिनर करके उसके साथ। लेकिन तभी वहाँ पर फन आ जाता है और आगे वो भी उससे कहता है कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, हमारे दोस्तों के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी भी उसे कहता है कि फन मेरा पीछा करना बंद कर दो तुम। लेकिन तभी भी उसे धमकी भी दे देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम्हें पछतावा होगा। और वो वहां से चला जाता है और फन भी उसकी तरफ देखता रहता है। लेकिन तभी वहां पर वो औरत आ जाती है जिस दिन से फ्यू ने माफिया मंगवाई थी, जिसे व्यू पसंद आ गया था। लेकिन तभी वो उसके गाल को टच करके उसे कहती है कि हिलो मत। और वो फन की तरफ भी देखती है। लेकिन तभी वो औरत उसे ताना भी मारती है और उसे कहती है क्या तुम्हारे पीछे जो आदमी खड़ा है वो वही है जिसने तुम्हें दर्द दिया, दुख दिया। संजय मैंने मुझे इसके बारे में बताया है, इस आदमी ने तुम्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया है। लेकिन तभी वो औरत उसके गाल के ऊपर और भी हाथ फिराने लगती है और भी उसे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं मैडम। लेकिन तभी वो औरत उसे कहती है कि उसे सबक सिखाने में मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। लेकिन तभी वो औरत उसे भी कहती है कि मैं देख ही सकती हूँ कि तुम्हारा वजन काफी कम हो गया है, चेहरा भी कमजोर नजर आ रहा है। और आगे वो उसे कहती है कि वो आदमी तुम्हें धमका रहा है। लेकिन तभी वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसे धमकाने में, मैं उसे जेलस भी कर दूंगी तुम्हारे लिए। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि मैं एक गे हूँ और हमारे बीच में जो भी है कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन वो औरत से कहती है कि तो क्या हुआ। लेकिन तभी वो उसके करीब आकर उससे कहती है कि बहुत सारे गे लोगों ने अमीर लोगों को भी धोखा दिया हुआ है, जब तक उसे बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होती है तब तक उसे ऐसे ही जेलस फील कराते रहो। लेकिन तभी फान उसकी तरफ गुस्से से आने लगता है। वो औरत भी उसे कहती है कि देखो वो किसे तड़प रहा है। और वो गुस्से से की तरफ आते हुए फान कहता है तुम्हारा एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट लवर है और जो एक तुम्हें फूल भी बेचता है। आगे फान उसे ताना मारते हुए कहता है कि आखिर तुम कितने लोगों को जाल में डाल रहे हो, सिर्फ मैं अकेला ही मूर्ख हूँ। लेकिन तभी फान की बातें सुनने के बाद वो औरत व्यू का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि चलो मेरे साथ रात बिताओ। और व्यू भी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि चल के ठीक है चलो चलते हैं। और उस औरत के साथ वो वहां से चला जाता है। और फन को भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपने हाथ का सिगरेट का पैकेट बुरी तरीके से निचोड़ देता है और उन दोनों की तरफ देखता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि वो उसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था जो उसे स्कूल के टाइम पर डेट कर चुका था और उससे कहता है कि चलो मेरे साथ आओ और काम करो। लेकिन फ्यू फन के बारे में सोचता है और उसे दूर हो जाता है। उससे कहता है कि हम दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा समय हो गया है अब हम दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन तभी वहां पर गुस्से से फान आ जाता है और आगे वो फिर उससे कहता है कि तुम 4 दिन से घर नहीं आए हो, चलो घर चलते हैं। लेकिन तभी भी उसका हाथ झटक देता है और उससे कहता है कि फान आके तुम मुझे कब तक यहाँ से जाने दोगे। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या, हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहने के लिए बने हुए हैं। लेकिन तभी फान उसके दोस्त को भी धमकियां देने लगता है और वो भी उससे भी कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा ये दोस्त भी गया, तुम्हारा पूर्व प्रेमी भी है। और फिर उससे कहता है कि मैं अपन हम दोनों का अंत देख सकता हूँ। फान आगे वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी मौत की तरफ नहीं ले जाओगी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि फान और व्यू इंटीमेट हो रहे थे और व्यू उससे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने सुना कि मेरे करीबी इंसान ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि अब मौत ही आसान रास्ता है सब कुछ खत्म करने का। लेकिन तभी फान को भी पैनिक अटैक आने लगता है और वो व्यू से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, दोनों का अंत अच्छे से होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो भी रुक जाता है और फन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वहां से बाहर आ जाता है और इससे काफी ज्यादा सफोकेशन हो रहा था और वो भी उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो इमेजिन कर रहा था उसकी माँ को और वो अपने सर को भी जोर जोर से मारने लगता है। लेकिन तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और वो अंदर एंटर करता है और फन भी उसकी तरफ दिखता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या नया स्टंट कर रहे हो, खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो तुम। लेकिन तभी वो उसे ताने मारते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ऐसे एक्टिंग करोगे अपने आप को नुकसान पहुंचाने की तो मैं नरम पड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन तभी वो उसके ऊपर पानी के बाद उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सर पे पिटने की आवाज़ सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी फान उसका पैर पकड़ लेता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ कर जाओ। और तभी टू माय शोर का 11वां एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।